सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो, ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। कैप्टन जावेद की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अगले 6 मिनट के बाद उन पर फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन ने उनके शुमाल में पहले से कायम करदा अपनी ओपी पोस्ट से उन पर फायरिंग करवाई थी। विसल की तेज आवाज के साथ भारतीय होविट्जर से छूटने वाले गोले उनके सरों पर फट रहे थे। ब्रिगेडियर साहब ने सेट पर गोलाबारी की आवाज सुनकर तड़प कर पूछा, जावेद क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? कैप्टन जावेद ने रिपोर्ट पेश की, सर दुश्मन एयर ब्रस्ट फायर कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब गुस्से और बेबसी से बेसाख्ता चिल्ला उठे, डैमिट। उन्होंने चंद लम्हों में इंतहाई खतरनाक फैसला कर लिया, अपने जवानों का मोराल बढ़ाए रखो। आई एम कमिंग माय सन। कैप्टन जावेद कहता ही रह गया, सर प्लीज, अभी हम जिंदा हैं सर। लेकिन राब्ता मुनक़ता हो गया था। ब्रिगेडियर साहब के लिए उन हालात में बेस कैंप में बैठना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उन्होंने खुद परवास करके उनके पास पहुंचने का फैसला किया। वो उन हालात में एक लम्हे के लिए भी अपने जवानों को कमाईगी का एहसास नहीं होने देना चाहते थे। दूसरे ही लम्हे उन्होंने एविएशन के कैप्टन आरिफ को तलब कर लिया था। उन्होंने कैप्टन आरिफ से कहा, अपनी गन्ने लोड कर लो, हम अगले 10 मिनट में परवास करने वाले हैं। कैप्टन आरिफ भागता हुआ बाहर आ गया, यस सर। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दलेर ब्रिगेडियर नहीं देखा था, जो महज इस इत्तला पर अकेला ही अपने जवानों की मदद के लिए निकल खड़ा हुआ था कि दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब ने अपने हेडक्वार्टर को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। जनरल साहब ने उन्हें मना करना चाहा, लेकिन उनकी दरखास्त पर बादल नखास्ता उन्हें जाने की इजाजत दे दी। उसके साथ ही कमांडोज की एक कंपनी कर्नल साहब की कमान में चुलांगला की तरफ रवाना हो गई। उसके हर जवान ने अपने मामूल से दुगना वजन उठा रखा था। कैप्टन जावेद की तरफ जाने वाली कुमक को जब इत्तला मिली कि ब्रिगेडियर साहब खुद उस तरफ परवाज कर चुके हैं और कैप्टन जावेद की पोस्ट पर दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो उनका खून खौल उठा। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर अपने साथियों की मदद को पहुंच जाएं, और जहां एक मखसूस रफ्तार से ज्यादा पर सफर करना खुद को जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ था। उन रास्तों पर उठने वाला एक भी गलत कदम किसी भी जवान को हजारों फुट गहरी बर्फीली कब्र में दफन कर सकता था। इस मरहले पर मकामी पोर्टर्स ने जबरदस्त हिम्मत का मुजाहिरा किया। गो के ये रास्ता उनके लिए अजनबी था, लेकिन ऐसे रास्तों पर वो एक अरसे से सफर करते आ रहे थे। उन्होंने कैप्टन जावेद और उसके साथियों के बनाए हुए रास्ते को खोया नहीं था और कामयाबी से उस पर चलते जा रहे थे। उनके सरों पर आतिशो आहन फट रहा था। हर तरफ मौत रक्सा थी। बर्फ से ढके मुंजमद ग्लेशियर की सतह पर जब कोई गोला गिरता तो जमीन से आसमान तक सफेद और सुर्ख रंग का एक जाल सा तन जाता। कैप्टन जावेद की तरह उसके जवान भी बेकाबू हुए जाते थे। उनका बस नहीं चलता था कि दुश्मन को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दें। वो चाहते थे आगे बढ़कर कुछ करें, लेकिन इन हालात में उनकी सबसे बड़ी बहादुरी यही थी कि खुद को आइंदा के लिए जिंदा रखने की कोशिश करें। उन्होंने वाकई अपने सर घुटनों में दे लिए थे और बेबसी से अपने सरों पर फटती कयामत का नजारा कर रहे थे। जिन कुदरती पनाहगाहों में उन्होंने अपने सर छुपा रखे थे, वहां तक वो बमुश्किल अपना असलहा ही ला पाए थे। बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी एक कोने में कदरे खुली जगह पर मौजूद थी। अचानक ये गोला ऐन उस मकाम पर फटा और दूसरे ही लम्हे उनके वाहिद खैमे और उसमें मौजूद तमाम सामान को आग लग गई। शदीद गोलाबारी में वो इस काबिल भी नहीं थे कि अपने तबाह होते सामान को ही बचा सकें। कैप्टन जावेद अपने होंठ काट कर रह गया, क्योंकि अब उनके पास सिवाय असलहे, अपनी जान या फिर फर्स्ट एड के एक बक्स और जवानों के जिस्मों से बंधी पानी की 2-3 बोतलों के और कुछ बाकी नहीं बचा था। 1 घंटे की मुसलसल गोलाबारी और दर्जनों गोले फूंकने के बाद जब उनकी तरफ से कोई मज़ाहमत न हुई तो दुश्मन ने ये समझ लिया कि उसने मैदान मार लिया है। उनका ओपी अपने बेस कैंप को चीख चीख कर खुशखबरी सुना रहा था कि भारतीय फौज के सूरमा तोपचियों ने पाकिस्तान आर्मी के उस इलाके में कायम होने वाली वाहिद पोस्ट तबाह कर दी है। वो अभी तक इतनी ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाए थे जहां कैप्टन जावेद ने मोर्चा जमाया था, और इंडियन ओपी को भी सिर्फ जलते हुए खैमे और सामान से उठता धुआं दिखाई दिया था। उसने शायद इससे अंदाजा लगा लिया था कि मज़ाहमत दम तोड़ चुकी है
और अब वो अपने सुरमाओं को उस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। फायरिंग के खात्मे पर कैप्टन जावेद ने सूबेदार इनायतुल्लाह से जवानों की रिपोर्ट तलब की तो उसे ये सुनकर धचका लगा कि उसके 3 साथी शदीद जख्मी हो गए हैं और उनके नजदीक फटने वाले एक गोले के टुकड़े तीनों के पेट और बाजुओं पर लगे थे। लेकिन क्या मजाल जो शुजात और वफा के उन पैकरों की तरफ से एक लम्हे के लिए भी अपने कप्तान साहब को परेशान किया गया हो। इमरजेंसी अद्वियात के वाहिद बक्स से कैप्टन जावेद ने खुद उनके जख्मों पर फाहे रखे, लेकिन वो जानता था कि ये इलाज कतई नाकाफी और ना होने के बराबर है। उनके साथियों ने अपने जख्मों पर वो पट्टियां बांध दी थी। एक जवान जिसके पेट पर गहरे जख्म आए थे, उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जब अचानक कैप्टन जावेद को सूबेदार इनायतुल्लाह की आवाज सुनाई दी, कंपनी सर। कैप्टन जावेद ने लपक कर उसके हाथ से दूरबीन पकड़ी और दूर से दुश्मन को आते देखा, जो इत्मीनान से फातिह की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन जावेद ने फौरी तौर पर 2 शदीद जख्मों को रस्सों की मदद से उस उमूदी चट्टान से पीछे उतारने का हुक्म दिया, जहां वो दुश्मन की मुतवक्के फायरिंग से महफूज रह सकते थे। दोनों ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। नायक शरीफ और सिपाही गुलाम रसूल ने कहा, नो सर, खुदा के लिए सर, हमें इस सादत से महरूम न कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अपने किसी साथी के लिए कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। उनका अज़्म देखकर कैप्टन जावेद को अपने आप पर फख्र होने लगा कि वो कितने अजीम जवानों की कमांड कर रहा है। सूबेदार और कप्तान साहब के बार बार कहने पर भी दोनों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया था, जिस पर बादल नखास्ता कैप्टन जावेद ने अपना फैसला वापस ले लिया। उसने जख्मियों और बज़ाहिर थके मांदे अपने जवानों को उस समत आने वाले रास्ते पर पोजीशन दिला दी थी और उन्हें सख्ती से हिदायत की थी कि उसके अगले हुक्म तक एक फायर भी नहीं किया जाएगा। कैप्टन जावेद को उस तल्ख हकीकत का एहसास था कि उनके पास गोला बारूद न होने के बराबर है और दुश्मन के पास फूंकने के लिए बेपनाह गोला बारूद मौजूद है। उसकी आवाज में रात कड़क रही थी, अपनी एक एक गोली संभाल कर रखो, कोई फायर जाया नहीं जाएगा। मैं एक गोली से कम एक इंडियन को मरते देखना चाहता हूँ। कैप्टन जावेद ने बारी बारी अपने जवानों की आंखों में झांका, जहां दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देने वाला कहर झलक रहा था। सूबेदार इनायतुल्लाह ने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भेजते हुए कहा, राइट सर। दोनों मशीन गन्नों को उन्होंने एक दूसरे से कुछ फासले पर ऐसी पोजीशन में नस्ब कर लिया था जहां से दुश्मन के मुमकिना एडवांस की तवक्को की जा सकती थी। तमाम कमांडोज फैल कर पोजीशन ले चुके थे। यहाँ जख्मियों और सेहतमंदों की तखसीस खत्म हो गई थी। हर इंसान एक मोर्चे में तब्दील हो चुका था। ये बात कैप्टन जावेद अच्छी तरह जानता था कि उनमें से हर मोर्चा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन भले आतिश व आहन का सैलाब अपने साथ लेकर आ रहा है, लेकिन जब तक उनमें से कोई भी कमांडो जिंदा था वो उसे खत्म नहीं कर सकते थे। अपनी दानिस्त में भारतीय फौजी यही समझ कर आ रहे थे कि ऊपर मौजूद पोस्ट में शायद ही कोई जख्मी फर्स्ट एड का मुंतजिर होगा और यहाँ मज़ाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। शदीद सरमाई जंग के लिए बतौर खास तैयार करदा अपने लिबास में वो 18,000 फुट की बुलंदी पर कायम कैप्टन जावेद की पोस्ट की तरफ 3 टुकड़ियों में बंटकर एडवांस कर रहे थे। पैदल हरावल दस्ते आगे थे और उनके अकब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए छोटी तोपें उनके साथ साथ चल रही थीं। ये तोपें भारतीय माउंटेन डिवीजन के तरबियत याफ्ता तोपची बड़ी महारत से ऊपर ला रहे थे। अब उनका फासला कैप्टन जावेद के साथियों से बमुश्किल 50 गज रह गया था। इस दौरान कैप्टन जावेद के जवान अपने कानों को कमांडोज की आवाज के लिए मुस्तैद रखे हुए थे, जिसने उनकी रेंज में आने वाले भारतीयों पर अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। अचानक ही कैप्टन जावेद ललकारा, फायर। कमांडोज ने उसकी ललकार पर आमन्ना सदकना कहा और इत्मीनान से अपनी तरफ आने वाले दुश्मन पर जहन्नम के धाने खोल दिए। ये हमला भारतीयों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिर रहे थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने एक एक को निशाना लेकर मारा था। पहले ही हमले में भारतीय टिड्डी दल बिखर कर रह गया। भारतीय फौज के दर्जनों जवान एक गोली फायर किए बगैर मारे गए, जबकि बाकी मुंतशिर हो गए। उनकी बौखलाहट का अंदाजा कैप्टन जावेद बखूबी कर सकता था, जो उनके वायरलेस पर नशर होते पैगामात के जरिए उसको अपने सेट पर सुनाई दे रहे थे। पहले ही हमले ने भारतीयों को बखेर कर रख दिया था, लेकिन वो भी भारतीय फौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। जल्द ही संभल कर उन्होंने जवाबी हमले का आगाज कर दिया। अपने जवाबी हमले की इब्तिदा उन्होंने पहले से नस्ब गन्नों से फायर के जरिए की और एक मर्तबा फिर कैप्टन जावेद और उसके साथियों के सरों पर एयर ब्रस्ट फटने लगे। उस गोलाबारी का वो कोई जवाब न दे सकते थे। इस मर्तबा वो कदरे महफूज थे। पहले ही हल्ले में 2 कमांडोज जामे शहादत नोश कर गए, जबकि बाकियों ने कदरे महफूज पोजीशन ले ली। भारतीय कमांडरों की गालियां कैप्टन जावेद को अपने सेट पर बखूबी सुनाई दे रही थी। एक मर्तबा फिर उसके जवान दुबक कर बैठ रहे। अपने 2 साथियों की शहादत ने उन्हें दुखी तो जरूर किया था, लेकिन वो बददिल हरगिज नहीं हुए थे।
उनका सब्र अब दो चंद हो गया था और एक मर्तबा फिर वो दुश्मन की तरफ से अगले हमले का इंतजार करने लगे। 15 मिनट की मुसलसल गोलाबारी के बाद दुश्मन ने फिर उन पर यलगार की। इस मर्तबा वो कदरे मोहतात होकर दूसरी पोजीशंस में उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी कमांडोज उनसे नबरदाज़मा थे। कमांडोज के पास सिर्फ 2 मशीन गन्ने थीं या फिर अपना मामूल का असलहा, जिसका वो अपने कप्तान साहब के हुक्म के मुताबिक बहुत सोच समझकर जवाब दे रहे थे। इस मर्तबा दुश्मन पर शदीद जुनून तारी था और वो बेपनाह गोलाबारी के साथ उनकी तरफ अपनी लाशों की परवाह किए बगैर बढ़ रहा था। नायक शरीफ शिद्दत गज़ब से एक नजर दुश्मन पर डालता और दूसरी नजर अपने शहीद साथी पर तो उसका खून खौलने लगता। उसकी समत से 10-12 भारतीय मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इसकी वजह वो बड़ी मशीन गन थी जिसे एक कदरे महफूज आड़ में रखकर उससे करीबन 20-25 फुट दूर से दुश्मन उन पर फायरिंग कर रहा था। उस मशीन गन की मुसलसल फायरिंग का जवाब नायक शरीफ सिवाय अपनी G3 के और किस चीज से दे सकता था। दुश्मन इस मर्तबा इतना कारगर और मौसर फायर कर रहा था कि दोनों समतों में मौजूद उनकी मशीन गन ने बमुश्किल उन्हें रोक पा रही थी और उनके गनर इस पोजीशन में नहीं थे कि नायक शरीफ की तरफ कोई मददगार फायर गिरा सकते। अचानक ही उसके दाहिने हाथ पर मौजूद सिपाही फौरदिल खान की कराह सुनाई दी। नायक शरीफ ने देखा, खून का फव्वारा उसके सीने से उछला और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अब उस समत पर मज़ाहमत न होने के बराबर थी और नायक शरीफ महसूस कर रहा था कि दुश्मन उस समत से एडवांस करके ऊपर आ सकता है। नायक शरीफ के पेट पर बंधी पट्टी अब खून से सुर्ख होकर भीग रही थी। उसके लिए ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहकर फायरिंग करना भी मुमकिन नहीं रहा था और अब ये एहसास भी उसकी जान को आने लगा था कि दुश्मन उसकी समत से आगे बढ़कर जरूर पोस्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर तक उसके लिए फायर करना भी मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ कैप्टन जावेद ने चिल्लाते हुए उन्हें दोबारा वार्निंग के अंदाज में कहा, एक एक गोली संभाल कर रखो और दुश्मन के नजदीक आने का इंतजार करो। उस सेक्शन के कमांडर्स को इस तल्ख हकीकत का शिद्दत से एहसास हो चुका था कि उनके पास बारूद न होने के बराबर रह गया है और वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको सिवाय ज्यादा देर तक जारी रखने के और कोई कारनामा वो अंजाम नहीं दे पाएंगे। अगर कुमक पहुंचने में और देर लग गई तो वो सब एक एक करके शहीद हो जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा कमांडो नहीं था जिससे ये उम्मीद दुश्मन कर सकता कि वो जिंदा हालत में गिरफ्तारी पेश कर देगा। नायक शरीफ के पास शायद आखिरी चंद गोलियां बाकी रह गई थीं और उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर मौजूद था। दुश्मन ने उस समत में जो मशीन गन ने नस्ब की थी उसे अब आगे बढ़ा रहा था। शायद उन्हें भी नायक शरीफ की कमजोरी का इल्म हो गया था। अचानक ही नायक शरीफ को अपने दाएं पहलू पर जय हिंद के नारे सुनाई दिए और वो तिल मिलाकर रह गया कि उसके दाएं समत एक महफूज आड़ से 5-6 इंडियन फौजी मैदान खाली देखकर ऊपर चढ़ते आ रहे थे। उन्होंने अपने रस्से भी अपने पीछे आने वालों की आसानी के लिए पहाड़ी की उमूदी सतह पर ठोंक कर लटका दिए थे ताकि उनके पीछे आने वाले उन रस्सों की मदद से ऊपर चढ़ सकें। शायद ये एडवांस फौज का हिरावल दस्ता था। नायक शरीफ के लिए अब कुछ भी काबिले बर्दाश्त नहीं रहा था। उसने अपनी गोद में रखी गन को पोजीशन किया और खुद को घसीटता हुआ दुश्मन के ऐन सामने ले आया। दुश्मन के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वहां कोई यमराज उनका मुंतजर है। इससे पहले कि वो संभलते और अपने हथियार सीधे करते, एक एक करके 5 मुर्दार हो गए। नायक शरीफ अभी बमुश्किल संभल ही पाया था जब बाएं तरफ से आने वाला ब्रस्ट उसके कंधे और छाती में उतर गया। खून फव्वारे की तरह उसके कुशादा सीने से उबला और उसके दामन को रंगीन कर गया। नायक शरीफ ने आखिरी मंजर यही देखा कि बाएं तरफ से दुश्मन मशीन गन ऊपर ला रहा था। आखिरी लम्हात में उसने अपने वजूद की सारी तवानाइयां मुज्तमा की और अपने पास से आखिरी दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल कर दोनों हाथों में पकड़ लिए। जिस्म की सारी कुव्वत हाथों में समेट कर उसने दोनों की पिन्ने दांतों से अलग कर ली और ऐन उन लम्हात में जब बर्फीले आसमान से चुलांगला की उस पहाड़ी चोटी तक हूर मलाइका ने उसके इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाने शुरू कर दिए थे, ऐन उन्हीं लम्हात में अल्लाह के बुजुर्ग बरतर होने का नारा मस्ताना बुलंद करके नायक मोहम्मद शरीफ ने दोनों ग्रेनेड भारतीय फौजियों और गन पोजीशन की तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाका हुआ। बर्फ के खून में रंगे जर्रात आतिशी बगूले में शामिल होकर पूरी कुव्वत से उछले। उस आतिशी बगूले में भारतीयों के जिस्मों के मुंतशिर टुकड़े और वो मशीन गन भी शामिल थी जिसके जरिए उन्होंने अपनी दानिस्त में उस समत से यलगार की राह हमवार की थी। नायक मोहम्मद शरीफ की आंखें शायद ये आखिरी मंजर देखने के लिए ही अपनी जोत जगाए हुए थी। मुतमईन होकर उसने आंखें बंद कर ली और फूल की उस सेज पर बैठ गया जो आसमान से उसे ले जाने के लिए उतरी थी। सियालकोट की तहसील शकरगढ़ के उसी गांव में जब मौज़न असर की अजान बुलंद कर रहा था, ऐन उन्हीं लम्हात में उस गांव का शेरदिल कमांडो नायक शरीफ
اپنی جان آفرین کو سونپ کر آسمان سے زمین تک اپنے لیے بچھے سرخ قالینوں پر سفر کرتا جنت کی ان آرام گاہوں کی طرف محو سفر تھا جہاں حوریں دیدہ و دل فرش راہ کیے اس کے منتظر تھیں۔ سپاہی محمد خان نے زوردار دھماکے پر جب اس طرف پلٹ کر دیکھا تو نائک محمد شریف کی 50 انچ چوڑی چھاتی پر بہادری اور فخر کے سارے اعزازات سجے ہوئے تھے، اور وہ خود برفیلے پتھر سے ٹیک لگائے اپنی گن گود میں رکھے اسی طرح چوکڑی مارے بیٹھا ہوا تھا، جیسے دشمن کو کہہ رہا ہو کہ خبردار، اس سمت سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرنا۔ سپاہی محمد خان کے منہ سے بے ساختہ نکلا استاد جی، اور وہ رول کرتا ہوا نائک محمد شریف تک پہنچا۔ اس نے نائک شریف کو دونوں ہاتھوں سے قریباً جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، لیکن شہید کے ہونٹوں پر جمی مسکراہٹ امر ہو گئی۔ سپاہی محمد خان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہی نہیں، اس کے کپتان صاحب اور اس کے یونٹ کے درجنوں کمانڈوز کا استاد جی شہید ہو چکا ہے۔ نامحسوس طور پر اس کی دونوں آنکھوں سے گرم آنسوؤں کے قطرے گالوں تک آ گئے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنی گن سمیت رول کرتا ہوا اپنی پوزیشن کی طرف لوٹ آیا۔ اس کا غضب دو چند ہو چکا تھا، اس کے اندر کھولتے خون نے باہر کی سردی کا احساس ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ سمت قدرے محفوظ ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اپنے استاد جی سے نشانے بازی کی تربیت لی تھی اور اپنی ہر گولی سے ایک دشمن مردار کیا تھا۔ کیپٹن جاوید ہر مورچے پر جا کر خود اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا، ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب نزدیکی چٹان پر پھٹنے والی گولیوں سے برف کا ایک پتھریلا ٹکڑا اڑ کر اس کے سر کی دائیں سمت لگا اور تیز ٹیس اٹھی جس نے ایک لمحے میں سارے سر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیپٹن جاوید نے فوراً ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تو اس کا دستانہ خون سے بھیگ گیا۔ خیریت گزری کہ گولی یا پتھر کا ٹکڑا اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر چٹان سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنے دستانے سے آنکھوں کی طرف اترنے والے خون کو ماتھے پر سے صاف کیا تو سپاہی جان شیر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ سر، اس نے ہاتھ کے اشارے سے جان شیر کو تسلی دی جو اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ کچھ نہیں ہے، معمولی زخم ہے۔ جان شیر اپنے سر کو زخمی دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حواس قائم کر لیے۔ اپنی فیلڈ پٹی اس نے 2 منٹ کے اندر کیپٹن جاوید کے سر پر باندھ کر وقتی طور پر خون بند کیا۔ کیپٹن جاوید نے اسی اثناء میں سر پر دوبارہ گرم ٹوپی پہن لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے جوان کو ہدایت دی، جان شیر، کسی کو علم نہ ہو، چوکس رہنا۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی محمد خان کی طرف چل دیا کیونکہ اس کی سمت سے زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے محمد خان کے نزدیک پہنچ کر پوچھا، محمد خان خیریت؟ اس وقت محمد خان کے سامنے 20 گز کے فاصلے پر 7-8 بھارتیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بولا، سر، استاد جی شہید ہو گئے۔ رندے ہوئے گلے سے محمد خان نے کہا اور کیپٹن جاوید کے سارے بدن میں جھنجھناہٹ پھیل گئی۔ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا؟ محمد خان کے آنسو باقاعدہ جاری تھے۔ بولا، یس سر، استاد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ کیپٹن جاوید نے بھرائی آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے ابھی تک پاک آرمی کے بہترین نشانے باز کمانڈو کی شہادت کا یقین نہیں آ رہا تھا جس نے دوران تربیت اسے قریباً ڈانٹتے ہوئے صحیح نشانہ لگانے کی تربیت دی تھی۔ اپنی پشت سے آگے نکل کر اس نے دیکھا سامنے کی چٹان سے اپنی پیٹھ لگائے شہید محمد شریف اپنی گن گود میں لیے بیٹھا تھا۔ کیپٹن جاوید آگے بڑھا اور اس نے آہستگی سے سہارا دے کر شہید کو لٹا دیا۔ شاید اسے نائک شریف کی طویل مسافت، زخمی ہونے اور تھکاوٹ کا احساس تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ استاد محمد شریف مزید بے آرام ہو۔ برف کے پتھریلے بستر پر انہیں لٹا کر اسے عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ محمد شریف نشانے بازی میں ہمیشہ نمبر 1 رہتا تھا، آج شہادت میں بھی اپنی کمپنی میں پہلے نمبر پر آ گیا تھا۔ کیپٹن جاوید نے اپنا دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر انہیں نظر گزاری اور وہاں سے ہٹ گیا۔